तो अपनी सबसे पहली बात यही आती है कि सेल होती क्या है, व्हाट इज सेल। हम सेल के बारे में सबसे पहले समझते हैं, तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं सेल है क्या, व्हाट इज सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म, छोटे से लेकर एक बड़ा ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल होती है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब सेल के बने हैं। हम अपनी ही बात करें, हमारे अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल हमारे अंदर होती है, और यही सारी सेल की वजह से अपनी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने का काम सेल ने किया है। साथ ही साथ हम जितने भी फंक्शन कर रहे हैं ये सब सेल की वजह से तो कर रहे हैं। अच्छा, जो भी हम फंक्शन करते हैं, जितने भी हम वर्क कर रहे हैं, सब सेल के कारण नहीं कर पा रहे। तो सेल को इसी तरह से डिफाइन किया जाता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट, उसी को क्या कहा जाता है, सेल। चाहे हम बैक्टीरिया की बात करें, तो बैक्टीरिया की बॉडी सेल से बनी है, और वो अपने जितने भी काम है उसे सेल से तो कर रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर फंक्शन बनाने का काम सेल करता है। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म से आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे ऑर्गेनिज्म सेल के ही बने होते हैं। अच्छा हाँ, ये बात हो सकती है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल एक ही होती है और कुछ में बहुत सारी होती है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल, ओनली वन सेल है, तो उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, और मल्टीपल सेल आ जाए तो मल्टीसेलुलर कहते हैं। जैसे सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। अच्छा, लाइफ के जो भी एसेंशियल फंक्शन है वो अपने ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से कर पाते हैं। इसको आप ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये ऑर्गेनिज्म अपने सारे काम खुद करता है, खुद यहाँ पर डिवीजन की कैपेसिटी रखता है, खुद ही बच्चों डिवाइड होता है, खुद ही अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, खुद ही रेस्पिरेशन कर सकता है, खुद ही अपने नंबर बढ़ा लेता है, सारा काम ये अकेले करता है, किसी और पर डिपेंड नहीं है। और और पर डिपेंड नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब दूसरों पर डिपेंड नहीं है, अपना एग्जिस्टेंस खुद बनाता है, और खुद बनाता है मतलब इंडिपेंडेंट है, दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत है। और यही एक सेल इसके सारे लाइफ के सारे काम कर देती है। लाइफ के सारे काम मतलब डिवीजन हो गया, नंबर बढ़ाना हो गया, रेस्पिरेशन करना है, एनर्जी प्रोडक्शन करना, जो भी काम है ये अकेली सेल के अंदर हो जाता है। तो एक ही सेल में सारे काम कर सकता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। लाइफ के जो भी एसेंशियल फंक्शन है ये इसी सेल के अंदर कर सकते हैं, और ये खुद का एग्जिस्टेंस रखते हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, सारा काम खुद कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि बच्चों ये अपना काम खुद इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इनकी सेल अपने आप में कंप्लीट सेल है। कंप्लीट सेल मतलब जो जो रिक्वायर्ड चीजें होनी चाहिए सब इसके पास है। इसके पास खुद का अपना डीएनए है, खुद का अपना साइटोप्लाज्म होता है, खुद की एक मेम्ब्रेन होती है, सब कुछ अपना खुद का है, तो सारा काम खुद कर सकता है। लेकिन अगर हम वायरस की बात करें, आपको समझाने के लिए ये मैंने यहां पर इस तरह से ये वायरस को ड्रॉ किया। ये बच्चों वायरस है। इस वायरस के अंदर आप सभी जानते हैं कि वायरस के अंदर साइटोप्लाज्म, बताइए बच्चों, साइटोप्लाज्म नहीं होता। और साइटोप्लाज्म नहीं होता मतलब वायरस की सेल एक इनकम्प्लीट सेल है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट सेल है। और ये इनकम्प्लीट होने की वजह से अपने सारे फंक्शन खुद नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता। और आप जानते भी है, जब तक ये वायरस होस्ट के बाहर है तब तक तो बच्चों ये वायरस यहां पर नॉन लिविंग रहेगा। ये नॉन लिविंग रहेगा क्योंकि अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकता, मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, तो नॉन लिविंग है। तो इसे अगर अपनी लाइफ को चलाना है तब तो फिर इसे किसी न किसी होस्ट के अंदर इंटर करना पड़ेगा, होस्ट में इंटर करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ये होस्ट के अंदर इंटर करेगा, होस्ट के अंदर इंटर करते ही होस्ट का साइटोप्लाज्म यूज करेगा, और होस्ट के अंदर जाके ये बन जाएगा लिविंग। तो मुझे बताओ, जब तक बाहर है तब तक नॉन लिविंग, होस्ट में जाते ही लिविंग। तो इसको अपना एग्जिस्टेंस बनाने के लिए, अपने आप को लिविंग रखने के लिए, अपने आप को लिविंग रखने के लिए दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। यानी ये हमेशा दूसरों पे डिपेंड होता है, अपना खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो कर सकता। तो बात क्या है, बैक्टीरिया अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं क्योंकि कंप्लीट सेल है, लेकिन वायरस अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो नहीं कर पाते क्योंकि कंप्लीट सेल नहीं है, साइटोप्लाज्म एब्सेंट है, कुछ ना कुछ इसमें एब्सेंट है जो जरूरत होनी चाहिए थी। क्लियर? इसलिए आपके आंसर में एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कंप्लीट स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म को होना जरूरी है। अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट लेस है तब तो फिर वो इंश्योर डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, मतलब खुद का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएंगे। और ये लाइन किसके रिस्पेक्ट में लिखी है, वायरस। वायरस में खुद का साइटोप्लाज्म नहीं होता तो खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो शो नहीं कर सकते। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करते हैं, लाइफ के सारे काम करते हैं। लेकिन अगर हम वायरस की बात करें, वो खुद का एग्जिस्टेंस शो नहीं कर पाता क्योंकि उसमें कंप्लीट सेल नहीं है, साइटोप्लाज्म उसके अंदर एब्सेंट रहता है। जो बात बच्चों यहां समझे, क्लियर हुई अच्छे से? तो फर्स्ट सेल की डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी कॉर्ड सेल के अंदर। ये प्लांट का कॉर्ड जो पार्ट होता है उसके अंदर इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा था। लेकिन कॉर्ड सेल आप जानते हैं डेड सेल होती है, तो फर्स्ट सेल जो इन्होंने देखी थी वो डेड सेल देखी थी। फिर क्वेश्चन बनता है लिविंग सेल किसने देखी? तो फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करने का काम किया था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट ने फिर पहली लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। क्लियर? अच्छा, न्यूक्लियस की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो इसको डिस्कवर करने का क्रेडिट रॉबर्ट ब्राउन को गया है। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहां रॉबर्ट हुक है जबकि यहां रॉबर्ट ब्राउन है। अच्छा, सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को गया है, लेकिन न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट पूछा जाए तो रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस जानते हैं ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये जिसके अंदर डीएनए बैठा होता है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट रॉबर्ट ब्राउन को गया है। क्लियर? साइंटिस्ट के नाम यहां ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल थ्योरी क्या होती है? अच्छा, हम सेल से बने होते हैं, इनसे रिलेटेड और भी कई बातें थी, इनको समझाने का काम टू साइंटिस्ट ने किया था। अच्छा, इनमें टू साइंटिस्ट थे, उसमें पहले थे श्लीडेन एंड श्वान। दो साइंटिस्ट ने मिलकर सबसे पहले ये बताने का काम किया था कि ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, फिर ये सेल जो होती है क्या क्या करती है, बहुत सारी बातें थी। ये सारी बातें समझाने का काम टू साइंटिस्ट श्लीडेन एंड श्वान ने किया था, और दोनों ने मिलकर अपनी एक कंबाइंड थ्योरी दी थी, जिस थ्योरी का नाम दिया गया है सेल थ्योरी। एग्जाम में बच्चों कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो टू साइंटिस्ट, फर्स्ट श्लीडेन देन श्वान। अच्छा, एक एक करके दोनों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम श्लीडेन की बात करें। श्लीडेन ये बच्चों एक बॉटनिस्ट है, ये बॉटनिस्ट है। अच्छा, श्वान जूलॉजिस्ट है, ये बॉटनिस्ट है। जैसे मैंने कहा बॉटनिस्ट है तो समझ गए होंगे कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट प्लांट पर किए होंगे। इन्होंने बच्चों अपने लाइफ में कई तरह के प्लांट को ऑब्जर्व किया, छोटा प्लांट, बड़ा प्लांट और बड़ा प्लांट, हर तरह के प्लांट को इन्होंने एनालिसिस किया और एक बहुत अच्छी बात की, ही एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी प्लांट्स है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर प्लांट कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, उसके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, और यही सेल्स आपस में जुड़कर फिर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। ऐसा समझो, ये बच्चों जैसे कोई प्लांट है तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो प्लांट होता है इनकी बॉडी में ऐसी सेल्स होती है। प्लांट किसके बने होते हैं? सेल्स। और फिर ये भी कहा कि इनके अंदर एक सेल नहीं, ऐसी बहुत सारी सेल्स होती है, ऐसे यहां पर बहुत सारी सेल्स है, और ये सेल आपस में जुड़कर फिर बना देती है टिश्यू। दो बातें समझे, प्लांट जो होते हैं सेल के बने होते हैं, और सेल आपस में जुड़कर क्या बना देती है? टिश्यू बना देती है। ये बात किसने समझाई थी? श्लीडेन ने। तो श्लीडेन ने क्या समझाया, एक बार फिर समझना। ये एक बॉटनिस्ट है, बहुत सारे प्लांट को ऑब्जर्व किया, और सब में कॉमन बात देखी कि चाहे छोटा प्लांट हो चाहे बड़ा प्लांट हो, हर प्लांट सेल का बना होता है। ये प्लांट जो होते हैं किसके बने होते हैं? सेल। और फिर एक और बात क्या कही? सेल आपस में अटैच होती जाती है, जिससे ग्रुप ऑफ सेल बनता है, उसी को उन्होंने क्या नाम दे दिया? टिश्यू नाम दे दिया। तो दो बातें इन्होंने बहुत अच्छी समझाई थी। ये किसने कहा था? श्लीडेन ने। ये श्लीडेन की बात थी। अच्छा, अगर हम श्वान की बात करें तो श्वान बच्चों जूलॉजिस्ट है।
अब जूलॉजिस्ट है तो हाँ, जूलॉजिस्ट है तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पर किए होंगे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट एनिमल पर किए। एनिमल के साथ साथ इन्होंने प्लांट पे भी स्टडी की थी, ये ध्यान रखना। मेन वर्क इनका एनिमल पे था, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने प्लांट को भी एनालिसिस किया था। इन्होंने क्या देखा, एनिमल सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एनिमल की सेल के बाहर एक पतली सी लेयर होती है। अच्छा, पतली लेयर क्या होती है उसके बारे में कुछ समझाया? हाँ, हम सभी जानते हैं कि जिस पतली सी लेयर की बात कर रहे थे वो थिन लेयर बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। फिर एक और बात कही, अच्छा ये एनिमल है, इस एनिमल की बात करें तो इसकी बॉडी सेल से बनी होगी और इसके अंदर ये पतली सी लेयर होती है, सेल में से पतली सी लेयर होती है। अच्छा, इन्होंने बस इतना कहा थिन लेयर है, लेकिन ये लेयर एक्जेक्टली क्या है ज्यादा डिटेल में नहीं समझा पाए। हाँ, बाद में फिर स्टडी किया कि थिन लेयर कोई और नहीं, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। ये बात किसने कही थी? हम ये बातें समझ रहे हैं श्वान की। क्लियर? इसी तरह इन्होंने प्लांट पे भी स्टडी किया था। जूलॉजिस्ट है, मेन काम एनिमल पे था, लेकिन प्लांट पे भी स्टडी किया और प्लांट पे स्टडी करने के बाद बताया कि प्लांट की सेल में इस थिन लेयर के बाहर एक रिजिड लेयर होती है और उन्होंने कहा ये रिजिड लेयर सेल वॉल होती है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो सेल वॉल होती है ये प्लांट का फीचर होता है, ये एनिमल में नहीं होती। सेल वॉल का होना प्लांट का फीचर है, एनिमल का फीचर नहीं है। ये बात उन्होंने कही। तो इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने कही थी, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट। सेल वॉल का होना ये प्लांट का यूनिक कैरेक्टर होती है, ये बात श्वान ने कही। अच्छा, एग्जाम में जब ये लाइन आती है कि सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर स्टूडेंट लगा देते। वो सोचते हैं कि प्लांट की बात चल रही है तो बॉटनिस्ट ने कहा होगा, और जैसे बॉटनिस्ट दिमाग में आता है बच्चे स्टूडेंट लगा लेते हैं, लेकिन गलत है। ये स्टेटमेंट देने वाले साइंटिस्ट तो जूलॉजिस्ट थे और वो कौन थे? श्वान। क्या बात समझे? कुछ क्लियर हुआ? एक बार फिर समझना। इन्होंने कहा कि एनिमल की सेल में थिन लेयर होती है, लेकिन वो थिन लेयर क्या थी नहीं समझाई। बाद में पता चला कि वो थिन लेयर एक्जेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात चल रही थी। फिर क्या कहा, प्लांट के अंदर जो होती है रिजिड वॉल होती है, उस वॉल को क्या कहा गया था? सेल वॉल। ये केवल प्लांट का फीचर, एनिमल का नहीं होता। ये बातें सारी की सारी श्रीडेन ने कही थी, सॉरी ये सारी बातें श्वान ने कही थी। आगे उन्होंने कहा, श्वान ने इन सब कंक्लूजन के बेसिस पर प्लांट और एनिमल पर कंक्लूजन करने के बाद क्या कि जितनी भी श्वान प्रपोजेड, उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी बॉडीज ऑफ एनिमल। इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में कहा एनिमल्स की जो बॉडीज होती है ये सेल या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी होती है। सेल के प्रोडक्ट हो सकते हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इन सबसे मिलकर बनी होती है। तो कोई भी एनिमल है तो उस एनिमल की बॉडी सेल से बनी होती है और साथ ही साथ उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। यहां पर एक बात बहुत से ध्यान रखना, श्वान ने कहा था एनिमल की बॉडी सेल से बनी है। इसी तरह से श्रीडेन ने भी तो कहा था कि प्लांट की बॉडी सेल से बनी है। बात को समझना, श्रीडेन ने क्या कहा? प्लांट सेल के बने होते हैं। श्वान ने क्या कहा? एनिमल सेल के बने होते हैं। दोनों की बातें देखा जाए तो जैसी है, दोनों ने बात तो यही कही। एक ने कहा प्लांट सेल का बना है, दूसरे ने कहा एनिमल सेल का बना है, लेकिन बने तो सेल की है। तो कहने की बात इतनी सी है कि चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों ही सेल के बने होते हैं। फिर इन दोनों साइंटिस्ट ने सोचा कि हम दोनों के स्टेटमेंट में काफी सिमिलरिटी है, दोनों के स्टेटमेंट में सिमिलरिटी है, तो क्यों ना मिलकर हम अपनी एक कंबाइंड थ्योरी देते हैं। और इसी सोच के साथ इन्होंने मिलकर अपनी कंबाइंड थ्योरी दी। उसी कंबाइंड थ्योरी को नाम दिया गया सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी फाइनली किसने मिलकर दी? श्रीडेन एंड श्वान। तो श्रीडेन आए, श्वान आए, दोनों ने मिलकर अपनी थ्योरी दी और उस थ्योरी को नाम दे दिया गया सेल थ्योरी। और जब इन्होंने सेल थ्योरी दी, बड़ी अच्छी लाइन लिखी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ना कोई प्लांट ना कोई एनिमल, इन्होंने बस एक कॉमन लाइन दे दी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ऑल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। जितने भी होते हैं सब सेल या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने होते हैं। ये लाइन इन्होंने कही। ये सेल थ्योरी का इन्होंने सबसे मेन पॉइंट कहा। अच्छा, इसमें से और भी कई सारे पॉइंट कहे गए थे, लेकिन हमें उनकी जरूरत नहीं है। हमें तो मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है, श्रीडेन श्वान ने मिलकर सेल थ्योरी दी और मेन स्टेटमेंट क्या कहा? एनिमल प्लांट सब सेल के बने होते हैं। ये बात इन्होंने कही। अच्छा, इन्होंने बात समझा तो दी कि जैसे अपनी बॉडी की बात करें तो इन्हें कहा कि हम सेल के बने होते हैं, प्लांट की बात करें तो इन्हें कहा सेल के बने होते हैं। जैसे कोई प्लांट है तो इन्हें कहा ये प्लांट में भी बहुत सारी सेल्स होगी। अब इनसे क्वेश्चन पूछा गया दोनों से कि आपने ये तो कह दिया कि ये ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है, लेकिन आप ये बताओ कि इनके अंदर ये सेल आती कहां से? इसमें सेल तो है, लेकिन ये सेल कहां से आई है उसका रीजन तो होगा। कोई हवा में उड़ के तो यहां सेल नहीं आई होगी, तो इनके अंदर सेल कहां से आती है? इनके अंदर इतनी सारी सेल्स होती है तो कहां से आई है? उसका कोई ना कोई सोर्स तो होगा, उसका रीजन तो बताइए कि सेल कहां से आती है। इसके बारे में श्रीडेन श्वान दोनों कुछ नहीं समझा पाए, बता नहीं पाए कि इन प्लांट के अंदर सेल आई कहां से। ठीक है, सेल के बने हैं, लेकिन ये सेल आती कहां से वो नहीं समझा पाए और यही सेल थ्योरी का ड्रॉबैक बन गया। क्या ड्रॉबैक बना? अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। नई सेल कैसे बनती है, इनके अंदर ये सेल कहां से आती है वो नहीं समझा पाए। यही सेल थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो कभी आपसे पूछे श्रीडेन श्वान की सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था, क्या बताओगे बच्चों? यस, ये बताना है कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सेल कहां से आए। तो फिर बात आती है इस बात को कैसे सोल्व किया जाए कि सेल कहां से आती है। फिर बच्चों टाइम बीतता गया और फिर साइंटिस्ट आए, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट आए और इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी। इन्होंने कहा था ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। ओमनी सेल्यूला सेल्यूला, अब इस लाइन का मतलब क्या है? अच्छा, इस लाइन को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब होता है एक्सप्लेन दैट ओमनी सेल्यूला सेल्यूला न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने ये कहा था कि जो सेल्स आती है एक्जेक्टली जो पहले की सेल्स होती है उसमें डिवीजन होता है और डिवीजन से ही फिर फाइनली ये सेल आती है। जैसे ये कोई सेल है, पहले से प्रेजेंट है तो क्या लिख दिया मैंने? प्री एग्जिस्टिंग। अब इस सेल में क्या होगा? डिवीजन, और जैसे डिवीजन होगा तो यहां पर सेल बनेगी, यहां सेल बनेगी। तो मुझे बताओ ये नई सेल कहां से आई? पुरानी सेल के डिवीजन से आई। सेल थ्योरी का यही तो ड्रॉबैक था। सेल थ्योरी ये नहीं समझा पा रही थी कि सेल कहां से आती है। रुडोल्फ विर्चो ने बता दिया कि सेल कहीं और से नहीं, पुरानी सेल के डिवीजन से ही आती है। मतलब पुरानी सेल डिवाइड करो, नई सेल तैयार। अच्छा, अब ये जो नई सेल बनी ये फिर डिवाइड करेगी। यहां पर 1 सेल है, डिवाइड हुई 2 बनी, फिर 2 डिवाइड होगी तो 4, 4 डिवाइड होगी तो 8, ऐसे चलते जाएंगे और इसी से ही मल्टीपल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए बच्चों स्टार्टिंग में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, हम सबकी लाइफ में स्टार्टिंग में एक सेल थी, सिंगल सेल, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। अब इस जाइगोट के अंदर डिवीजन हुआ तो 1 से बन के 2 सेल, फिर 2 से यहां पर बनी 4, 8, ऐसे नंबर ऑफ सेल बनती गई। कैसे बनती जा रही? डिवीजन से। और जब ये डिवीजन होता जाएगा तो फाइनली बच्चों यहां पर ऐसे कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। तो इस ऑर्गेनिज्म में सेल कहां से आ रही है? बस जो पुरानी सेल थी वो डिवाइड करती जा रही और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। बच्चों के दिमाग में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि ये सेल इसके डिवीजन से आई। अच्छा, ये सेल मैं कहूंगा इसके पहले वाली के डिवीजन से आई होगी। तो फिर आप कहोगे इसके पहले वाली सेल कहां से होगी? अगर हम ऐसे क्वेश्चन बनाते जाए तो फाइनली हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन बनता है, अर्थ की पहली सेल कैसे आई होगी? फर्स्ट सेल कैसे बनी होगी? अर्थ की जो पहली सेल बनी थी ये बच्चों किसी ने बनाई नहीं है, ये अपने आप बनी थी। अर्थ का उस टाइम का एनवायरनमेंट ऐसा था कि उस टाइम बायोमोलिक्यूल आपस में जुड़ने लगे और उसी की वजह से अर्थ की पहली सेल अपने आप तैयार हो गई। अपने आप तैयार होती, किसी ने बनाई नहीं थी। और जब भी कोई भी चीज अपने आप तैयार होती है, इसके लिए बायोलॉजी में बड़ा अच्छा वर्ड लिखा जाता है डी नोवो। डी नोवो का मतलब होता है अपने आप। तो अर्थ की पहली सेल डी नोवो फॉर्म हुई थी। डी नोवो मतलब अपने आप फॉर्म हुई थी। उस टाइम का एनवायरनमेंट ऐसा था, बायोमोलिक्यूल आपस में जुड़े और पहली सेल अपने आप तैयार हो गई। अच्छा, आज के टाइम पे अपने आप सेल नहीं बन सकती, एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है। तो पहली सेल अपने आप बनी थी, उसके लिए क्या वर्ड लिखा? डी नोवो। अच्छा, कहीं पर भी
इस चैप्टर में भी आगे आपको कहीं पर भी डी नोवो वर्ड मिले, क्या समझोगे? हाँ, डी नोवो का मतलब अपने आप बनना, सेल्फ ओरिजिनेट हो जाना, अपने आप ओरिजिनेट हो जाना, उसको हम डी नोवो कहते हैं। तो जो बातें हम वापस अपने पॉइंट पे आते हैं, हम यहां पर क्या समझ लेते हैं? श्रीडेन श्वान की सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था? सेल कहां से आती है? रुडोल्फ पिर्चो ने बताया कि सेल पुरानी सेल के डिवीजन से आती है, क्लियर? और हां, कभी ऐसे पूछे कि अर्थ की पहली सेल कहां से आई, तो क्या जवाब दोगे बच्चों? डी नोवो आई है, अपने आप आई है, क्लियर? अच्छा, जितनी भी बातें समझाई इन्हीं को फिर फाइनली आपस में कंबाइन करके सेल थ्योरी का एक मॉडर्न फॉर्म दिया गया, जिसमें बच्चों ये कहा गया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं एंड सेल अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, क्लियर? तो ये बच्चों हमने सेल थ्योरी के बारे में समझा। सेल थ्योरी बच्चों हम समझ चुके हैं, जो कि श्रीडेन एंड श्वान ने दी थी। इस सेल थ्योरी को मॉडिफाइड करने का काम किया था रुडोल्फ विर्चो ने, ये बातें हमने समझी है। अब हम सेल की साइज की बात करें। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, कई तरह की सेल्स होती है। अपनी बॉडी की बात करें तो अपनी बॉडी में भी बहुत सारी सेल है। अब जितनी भी सेल है, एक बात मुझे बताइए, क्या सारी सेल की साइज सेम होती होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, कुछ सेल बड़ी भी होती होगी, कुछ छोटी भी होती होगी। तो क्या इनकी साइज होती होगी, इनके बारे में समझते हैं। सेल होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की सेल बहुत छोटी है, इसका अगर हम लेंथ निकाले तो ये आती है 0.3 माइक्रोमीटर। 0.3 माइक्रोमीटर रेंज की इसकी लेंथ रहती है, ये माइकोप्लाज्मा की है। अब आपके एनसीईआरटी में क्या किया है, पीपीएलओ में लिखा है अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। अब आप लोग जानते भी है कि माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ है, तो एक ही चीज, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ एक ही पढ़ते हैं आप लोग। अब यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या किया, माइकोप्लाज्मा में 0.3 लिख दिया, पीपीएलओ में 0.1 लिख दिया। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा कि ये जो 0.3 दिया ये लेंथ वाइज है, और ये 0.1 माइक्रोमीटर जो होता है, 0.1 माइक्रोन, ये बच्चों उसका हाँ डायमीटर आप कह सकते हैं, क्लियर? इसी तरह से आता है टिपिकल बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल की जो साइज आती है 1 to 2 माइक्रोमीटर, तो 1 to 2 माइक्रोमीटर साइज की होगी। इसी तरह से वायरस की बात करें, वायरस की साइज 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर, मतलब और छोटे हैं, लेकिन ये कोई कंप्लीट सेल नहीं होते। इसलिए अगर आपसे कहा जाए स्मॉलेस्ट सेल, तो फिर हम माइकोप्लाज्मा की बात करेंगे। हाँ, माइकोप्लाज्मा से भी छोटे होते हैं वायरस तो, लेकिन वायरस की सेल कंप्लीट सेल नहीं होती। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, वायरस भी दिया जाए और माइकोप्लाज्मा भी दिया जाए, तो स्मॉलेस्ट सेल फिर हम माइकोप्लाज्मा को टिक करेंगे, क्लियर? अगले नंबर पे आते हैं आरबीसी का डायमीटर। आपके एनसीईआरटी में आरबीसी का डायमीटर दिया है 7 माइक्रोमीटर, ये अप्रोक्सीमेटली होता है। इसी तरह से लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए तो सबसे लंबी सेल आप जानते हैं नर्व सेल। नर्व सेल बहुत लेंथ वाइज काफी लंबी होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, मतलब बॉडी से बाहर निकाली गई सबसे छोटी सेल कौन सी है, तो इसका आंसर आता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के जो एग होते हैं वो काफी बड़ी साइज के होते हैं, क्लियर? तो ये बच्चों लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होती है। ये जो बच्चों साइज की बात करते हैं, ये बात आप ध्यान में रखें, इनमें भी क्वेश्चन आ चुका है। तो आप ये जैसे शेप की बात की जाए तो जितनी भी सेल्स होती है सबके शेप भी एक जैसे नहीं होते, अलग अलग सेल के अलग अलग शेप होते हैं। जब हम अपनी बॉडी की बात करें, अपनी बॉडी में ये बच्चों आरबीसी है। आरबीसी की अगर हम बात करें तो ये राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप की होती है। इसी तरह से अपनी बॉडी में डब्ल्यूबीसी होती है, और डब्ल्यूबीसी का अगर हम शेप की बात करें तो ये अमीबॉइड होती है। अमीबॉइड मतलब हाँ अमीबा जैसी, बिना किसी शेप की, इरेगुलर शेप की। जैसे होता है ना अमीबा इरेगुलर शेप का होता है, तो ये भी इनका कोई पर्टिकुलर फिक्स शेप नहीं होता है, तो इरेगुलर शेप की है, तो हम इसको कह सकते हैं अमीबॉइड। इसी तरह से ये बच्चों यहाँ पर मैंने बनाए कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल, जो आप देख भी रहे हैं लॉन्ग है और साथ ही साथ बॉटम से आप देख रहे हैं नेरो है, तो लॉन्ग एंड नेरो होती है। इसी तरह से ये बच्चों नर्व सेल है, और नर्व सेल आप देखेंगे ब्रांच है, इसमें कई सारी ब्रांचेस दिख रही है और काफी लॉन्ग भी होती है, क्लियर? ये बच्चों शेप आप ध्यान रखें, आरबीसी राउंड बाइकॉन्केव, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड, इसी तरह से कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग एंड नेरो, नर्व सेल ब्रांच एंड लॉन्ग होती है। ये शेप आप याद रखें, आपके एनसीईआरटी में ये सारे डायग्राम दिए हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। इसी में बच्चों आता है ट्रैकिड्स। प्लांट के अंदर जो ट्रैकिड्स होती है ये काफी इलोंगेटेड होती है। इसी तरह से ऐसी मेसोफिल सेल्स होती है जो कि राउंड होती है और ओवल टाइप की होती है, तो राउंड या ओवल टाइप के शेप होते हैं। एक बात मुझे बताओ, इतनी सारी सेल्स है, क्या सबके शेप की अगर बात करें, क्या सबके शेप एक जैसे? नहीं, अलग अलग है। हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कोल्यूमनर एपिथेलियल, नर्व सेल, इन सबकी बातें कर रहे हैं, सबके शेप आपको अलग अलग दिख रहे हैं। बात आती है इनके शेप वेरी क्यों करते हैं? भाई इनके शेप एक जैसे भी तो हो सकते थे, फिर इनके शेप से वेरी क्यों कर रहे हैं? रीजन क्या है? हाँ, शेप वेरी करने का मेन पर्पस होता है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर पाए। जैसे अगर हम बात करें आरबीसी को बाइकॉन्केव क्यों रखा? हाँ, ताकि सरफेस एरिया बढ़े, हीमोग्लोबिन ज्यादा फिल कर सके। नर्व सेल को लॉन्ग क्यों रखा जाता है? लॉन्ग इसलिए रखते हैं ताकि कहीं पे भी चोट लगे, कुछ भी गड़बड़ हुई है तो ब्रेन तक इजीली इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा सके। तो इनके जो शेप है ये फंक्शन के अकॉर्डिंग सेट किए गए। कभी आपसे पूछे सारी सेल के शेप एक जैसे होते हैं? नहीं, शेप वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग इनके शेप वेरी करते हैं। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद फंक्शन, फंक्शन के साथ इनके शेप वेरी करते रहते हैं। अच्छा, इनके शेप और भी तरह के हो सकते हैं, जैसे ये डिस्क होते हैं, क्यूबॉइडल होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं, कोल्यूमनर होती हैं, ऐसे कई तरह के शेप होते हैं। ये तो हमने कुछ खास शेप समझे, लेकिन इसके अलावा भी कई तरह के शेप इनके ऑब्जर्व किए जाते हैं। एक बात मुझे बताओ, जितनी भी सेल्स होती है क्या सारी सेल एक जैसी होती है? नहीं, कहीं ना कहीं डिफरेंस तो होता ही है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल ऑफ सेंट होता है, एनिमल में होता है, ऐसा होता है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल में नहीं होती है। तो सारी सेल अगर बात करें एक जैसी भी नहीं होती है। तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, एक जैसी भी नहीं होती है, इनके शेप भी वेरी करते हैं। इवन इनके अंदर जो ऑर्गेनल्स है उनमें भी डिफरेंस मिल सकता है। तो कभी आपसे पूछे ऐसा स्टेटमेंट है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर आइडेंटिकल, तो फॉल्स, इनमें डिफरेंस आता है। क्या क्या डिफरेंस होता है वो आगे हम समझेंगे। अभी जो बातें यहां पर भी समझाई गई शेप के बारे में, तो ये शेप की बातें भी आप ध्यान रखिए, क्लियर? सारे पॉइंट अपने मॉड्यूल में नोट किए हुए, तो डायरेक्ट मॉड्यूल से इसको रीड कर। अच्छा, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो मतलब प्रिमिटिव। कैरियो वर्ड अगर आ जाए तो न्यूक्लियस, कैरियो फॉर न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो जिसमें वेल डेवलप्ड या ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। आप इन दोनों सेल के डायग्राम देखिएगा, ये बच्चों मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम ड्रा किया है और यहां पर ये यूकैरियोटिक सेल का डायग्राम ड्रा किया है। अब आप ध्यान से देखो, इसके अंदर यहां पर ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये है न्यूक्लियस। ये यहां पर जो आपको नजर आ रहा है ये न्यूक्लियस है। इसमें बच्चों ऐसे डबल मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। अगर वेल डेवलप न्यूक्लियस दिखे तो ये यूकैरियोट है। अब इस सेल में देखो कहीं पर भी अंदर ऐसे वेल डेवलप न्यूक्लियस ही नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इसको हम कह देते हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट यूकैरियोट में वैसे कई डिफरेंस है, सबसे मेजर सबसे मेन डिफरेंस आता है न्यूक्लियस का ही। तो हम यहां पे कह सकते हैं वेल डेवलप न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि इनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अच्छा, वेल डेवलप न्यूक्लियस एब्सेंट मतलब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री वगैरह कुछ नहीं दिख रही है, जो कि यहां पर ऐसी बाउंड्री नजर आ रही है। तो प्रोकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है ये बच्चों हमने आपको समझाया। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल में आ जाते हैं बैक्टीरिया, इसमें तो बैक्टीरिया आ जाते हैं। और यूकैरियोट के एग्जांपल में हाँ प्लांट, एनिमल्स, फंगस, एल्गी, ये सारे के सारे यूकैरियोट्स में आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया को इंक्लूड किया जाता है, यूकैरियोट में प्लांट, फंगस, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। आपको समझाने के लिए बच्चों मैंने यूकैरियोटिक सेल को ड्रा किया है। इस यूकैरियोटिक सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है इसकी कवरिंग। इसकी कवरिंग जो होती है ये कहलाती है इसकी बाउंड्रीज, इसे हम सेल बाउंड्री या सेल इन्वेलप भी कह सकते हैं। ये सेल का एक इन्वेलप है, सेल की बाउंड्री होती है, क्लियर? अच्छा, यहां पे बच्चों ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से लेके ये जो कवरिंग आपको दिख रही है इनके बीच का जितना भी स्पेस होता है इसे हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ये कहलाता है न्यूक्लियस। यानी इसकी स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एक तो है इसकी बाउंड्रीज, दूसरा अंदर का फ्लूइड जितना भी वो साइटोप्लाज्म, और यहां पर एक ऐसी डबल मेम्ब्रेन बाउंड वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है जिसको हम कह देते हैं न्यूक्लियस।
अच्छा, ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस पूरी सेल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसको हम कई बार कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल, क्योंकि यही इस पूरी सेल को कंट्रोल करता है। और कंट्रोल इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर ही सेल का मेन डीएनए प्रेजेंट है, और जब डीएनए यहां प्रेजेंट होगा, यही डीएनए पूरी सेल को यहां पर प्रॉपर कंट्रोल करेगा। डीएनए से आरएनए बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, और वही प्रोटीन एंजाइम सेल का रेगुलेशन करते रहते हैं। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए बैठा है, यही पूरी सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कहा जाता है कंट्रोलर ऑफ द सेल। या इसे आप डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। क्लियर? अगर हम सेल की बाउंड्रीज की बात करें, तो सेल में जो बाहर की तरफ आपको बाउंड्री दिख रही है, सबसे बाहर की तरफ, ये कहलाती है सेल वॉल। ये यहां पर हो गई सेल वॉल। इस सेल वॉल के अंदर वाली जो लेयर आपको दिख रही है, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये जो आपको दिख रही है सेल मेम्ब्रेन। अब ध्यान रखना, बाहर वाली तो होगी सेल वॉल, अंदर वाली होगी सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, इनके बीच का ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इस पूरे स्पेस को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में कई सारी चीजें होती है। अगर बच्चों साइटोप्लाज्म की बात करें, तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म दिख रहा है, इसमें मैक्सिमम तो वाटर है, मतलब यहां में तो पानी भरा होता है। वाटर के अलावा सेल में जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गई, इसी तरह से बच्चों यहां पर जैसे ये गोल्जी बॉडी हो जाती है, राइबोसोम्स हो जाते हैं, तो जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सभी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या क्या है? एक तो इसमें मेन तो बच्चों यहां पर वाटर भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और इसके साथ साथ इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल का स्टोर फूड होता है, जो भी उसको स्टोर करके रखना है, वो सब यहां प्रेजेंट होता है। इस साइटोप्लाज्म को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो इसके अंदर का लिक्विड पार्ट, मतलब जो वाटर है, वो पार्ट तो कहलाता है साइटोसोल। साइटोसोल या इसे हम सेल का मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसमें मेनली तो वाटर है, और वाटर में डिसॉल्व जो भी एलिमेंट्स आ जाते हैं वो सब है। और ये जितने भी ऑर्गेनल्स हो गए या स्टोर फूड जितना भी हो गया, वो सब कंबाइन करके कहलाता है ट्रोफोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म के भी दो सेक्शन है। अंदर का जितना भी लिक्विड पार्ट है, वो साइटोसोल कहलाता है, और जो भी अंदर सॉलिड सेक्शन बचा हुआ है, ये सॉलिड सेक्शन एक तरह से उसका क्या कहलाता है? ट्रोफोप्लाज्म कहलाता है। अच्छा, ये ऑर्गेनल जितने भी सेल में होते हैं, नाम सुना होगा आपने, ईआर, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, ये साइटोप्लाज्म में बैठे होते हैं, न्यूक्लियस नहीं, साइटोप्लाज्म होते हैं। तो साइटोप्लाज्म ही देखा जाए तो सेल के मैक्सिमम, सेल के सारे ऑर्गेनल यही बैठे हैं। सेल के जितने भी एंजाइम है, ज्यादातर यही काम करते हैं, ज्यादातर एंजाइम यही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनल से ही बैठे हैं। तो मैं कह सकता हूं सेल की ज्यादातर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में चलती है। सेल की ज्यादातर एक्टिविटी कहां चलती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसलिए बच्चों साइटोप्लाज्म को कहते भी है मेन एरिना ऑफ सेल्युलर एक्टिविटी। ये सेल की एक्टिविटी का मेन एरिया होता है, क्योंकि यहीं पर सेल की ज्यादातर एक्टिविटी चलाई जाती है। और इस साइटोप्लाज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, साइटोसोल, ट्रोफोप्लाज्म। साइटोसोल के अंदर तो सारा लिक्विड सेक्शन आ गया था, वाटर पार्ट, मैट्रिक्स पार्ट, इसमें जो भी डिसॉल्व पार्ट था वो सब आ गया था, और जो भी सॉलिड पार्ट था उसको हमने ट्रोफोप्लाज्म कहा था। अब जो ट्रोफोप्लाज्म है, इसमें सॉलिड दो तरह से हो सकते हैं, या तो कोई लिविंग होगा या नॉन लिविंग होंगे। तो जो भी इसमें लिविंग सेक्शन होता है, उनको तो कहा जाता है सेल ऑर्गेनल्स, और जो भी इसमें स्टोर फूड है, जो नॉन लिविंग पार्ट है, वो कहलाता है ड्यूटोप्लाज्म। यानी ट्रोफोप्लाज्म के भी दो पार्ट होते हैं, लिविंग कंपोनेंट सेल ऑर्गेनल से, और नॉन लिविंग आ जाते हैं ड्यूटोप्लाज्म। अच्छा, सेल ऑर्गेनल्स की लिस्ट बनाए तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल में कौन कौन आ सकते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रियोल, ऐसे बहुत सारे, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। क्लियर? हम बच्चों इस चैप्टर में ये जितनी भी बातें यहां पे लिखी है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। हां, एक कंफ्यूजन बच्चों को जरूरत है, साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस पूछा जाए, क्लियर हो जाएगा? साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट है साइटोसोल। साइटोप्लाज्म में जो लिक्विड है उसको हमने साइटोसोल कह दिया, और लिक्विड के साथ अगर सॉलिड ट्रोफोप्लाज्म को भी मिला दे तो साइटोप्लाज्म बन जाता है। बात समझ में? तो साइटोसोल प्लस ट्रोफोप्लाज्म मिलकर साइटोप्लाज्म बनता है। तो ये जो बात हमने समझी है कि सेल में क्या क्या चीजें होती है, एक ओवरव्यू हमने समझा। अब हम सेल को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इसकी बाउंड्री से, मतलब पहले हम इसकी बाउंड्री समझेंगे, फिर ये साइटोप्लाज्म को समझेंगे, और लास्ट में